पूरी दुनिया में इकोनॉमी के नियम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल ये है कि इस बदलती हुई दुनिया में भारत खुद को कहाँ खड़ा पाता है। हाल ही में जो इकोनॉमिक सर्वे आया है ना 2025-26 का, उसमें इसी के कुछ जवाब मिलते हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक जमाना था जब ग्लोबल ट्रेड के जो नियम थे ना, वो बड़े सीधे साधे हुआ करते थे। पर अब वो बात नहीं रही। वो पुराना दौर खत्म हो गया है। अब जो पुरानी व्यवस्था है वो टूट रही है और एक ऐसी दुनिया सामने आ रही है जहाँ चुनौतियां भी नहीं है और मौके भी नहीं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया और कह सकते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स माहौल है कैसा, जिसमें आज पूरी दुनिया ट्रेड कर रही है। अब देखिए, बात सिर्फ इस पर नहीं रह गई है कि कौन सी चीज सस्ती मिल रही है। नहीं, अब देश अपने ट्रेड के फैसले ले रहे हैं अपनी स्ट्रैटेजी और नेशनल सिक्योरिटी को देखकर। तो मतलब ये हुआ कि ट्रेड अब सिर्फ इकोनॉमिक्स का खेल नहीं रहा, ये जियोपॉलिटिक्स की एक बड़ी शतरंज बन चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि देश अब उन्हीं के साथ ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं जिन्हें वो अपना भरोसेमंद दोस्त मानते हैं, एक तरह का ट्रस्टेड सर्कल। और नियर शोरिंग का मतलब है कि प्रोडक्शन को अपने देश के पास ले आओ, ज्योग्राफिकली करीब। क्यों? ताकि सप्लाई चेन्स में जो रिस्क है, जो रुकावट आने का खतरा है, वो कम से कम हो सके। और इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? यही कि ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने बड़े और पावरफुल देशों के हाथ में ही सिमटता जा रहा है। अब जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। ट्रेड पॉलिसी को लेकर जो अनिश्चितता है, मतलब जो अनसर्टेनिटी है, उसमें एक जबरदस्त उछाल आया है। सिर्फ एक साल के अंदर अप्रैल 2025 तक इसमें 1165% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। आप सोच सकते हैं, इससे साफ पता चलता है कि बिजनेस के लिए माहौल कितना ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। अच्छा, तो इस पूरे उथल पुथल वाले माहौल में भारत ने कैसा परफॉर्म किया है? चलिए अब जरा इसके आंकड़ों को देखते हैं। इतने मुश्किल हालात के बावजूद भारत ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। गुड्स और सर्विसेज दोनों को मिलाकर कुल $825.3 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन ये कहानी थोड़ी दो तरफा है। एक तरफ जहां हमें सामानों के व्यापार में यानी मर्चेंडाइज ट्रेड में घाटा हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारे सर्विसेज सेक्टर ने कमाल का काम किया। एक तरह से कहें तो सर्विसेज सेक्टर ने शॉक एब्जॉर्बर का काम किया। वहां से जो सरप्लस मिला उसने उस घाटे को काफी हद तक बैलेंस कर दिया। और ये आंकड़ा देखिए, ये बहुत कुछ साफ कर देता है। पूरी दुनिया के सर्विसेज एक्सपोर्ट में भारत का हिस्सा है 4.3% और वहीं सामानों के एक्सपोर्ट में हमारा हिस्सा है 1.8%, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। ये सीधे सीधे दिखाता है कि सर्विसेज सेक्टर हमारी कितनी बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है कि इस शानदार परफॉर्मेंस के पीछे के असली हीरो कौन हैं? कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी पॉलिसीज हैं जो इसे ड्राइव कर रही हैं? आइए अब इस पर बात करते हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। ये एक गेम चेंजर साबित हो रही है, खासतौर पर IT हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर PV जैसे सेक्टर्स में। ये न सिर्फ अपना एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा रहे हैं, बल्कि ग्लोबल वैल्यू चेन्स का एक जरूरी हिस्सा भी बनते जा रहे हैं। और टेलीकॉम सेक्टर की कहानी तो और भी खास है। यहाँ सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बढ़ा, बल्कि इंपोर्ट पर जो हमारी निर्भरता थी वो कम हुई है। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव संकेत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत बड़ा मौका हमारे सामने है। अंदाजा है कि अगले 4 सालों में भारत के एग्रीकल्चर, मरीन और फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में $100 बिलियन की ऐसी क्षमता है जिसे अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। एक मैसिव पोटेंशियल। तो फिर चुनौती कहाँ है? इस पोटेंशियल को अनलॉक करने में क्या मुश्किल आ रही है? यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ अगर भारत को दुनिया में एक भरोसेमंद सप्लायर बनना है तो हमें एक स्टेबल यानी स्थिर पॉलिसी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कभी कभी देश में महंगाई कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सपोर्ट पर बैन जैसे शॉर्ट टर्म फैसले लेने पड़ते हैं, और यही शॉर्ट टर्म फैसले लॉन्ग टर्म में हमारी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये तो साफ है कि आज की अनिश्चित दुनिया में सिर्फ एक बाजार पर निर्भर रहना बहुत बड़ा रिस्क है। तो भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? डाइवर्सिफिकेशन, यानी अलग अलग बाजारों में अपनी पहुंच बनाना। समस्या क्या थी? अमेरिकी बाजार में हमारे कुछ सामानों पर
50% तक का टैरिफ लग रहा था। ये एक बहुत बड़ी रुकावट थी। इसी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स को नए बाजारों की तरफ देखना पड़ा। और ये डेटा इस स्ट्रैटेजी के काम करने का सबूत है। आप देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी जैसे बड़े सेक्टर में जहां अमेरिका को एक्सपोर्ट 44% से भी ज्यादा गिरा, वहीं बाकी दुनिया को हमारा एक्सपोर्ट असल में बढ़ा। मतलब हमने दूसरे बाजारों में उस कमी को पूरा किया। ये स्लाइड तो इस पूरी कहानी को और भी साफ कर देती है। जहां जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए अमेरिकी बाजार गिरा, वहीं यूएई और हांगकांग में हमने जबरदस्त ग्रोथ देखी। टेक्सटाइल्स में भी यही हुआ। नाइजीरिया और सूडान जैसे नए बाजारों में हमने कमाल की ग्रोथ हासिल की। फार्मा में भी मेक्सिको और नाइजीरिया जैसे नए मार्केट खुले। ये दिखाता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो चलिए अब इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि भारत के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो पहली बात, इस टूटी हुई दुनिया में भी भारत ने काफी मजबूती दिखाई है। दूसरी बात, हमारा सर्विसेज सेक्टर और नए बाजारों की तरफ जाने की हमारी रणनीति, ये हमारी सबसे बड़ी ताकतें हैं। तीसरी, पीएलआई जैसी स्कीम्स नए एक्सपोर्ट चैंपियंस बना रही हैं। और आखिर में इन सब के जरिए भारत ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह और भी पक्की कर रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। एक ऐसे समय में जब दुनिया नई नई आर्थिक दीवारें खड़ी कर रही है, क्या भारत एक ग्लोबल गेटवे, एक ऐसा दरवाजा बन सकता है जो दुनिया को जोड़ने का काम करे?